सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का वेलकम है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल आप सभी को पढ़ाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे फीडबैक थे। लाइक आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी तक आपके प्रिपेयर नहीं हुए हैं, कुछ टॉपिक छूट गए हैं, बहुत से आपके डाउट्स थे पेपर से रिलेटेड। बहुत डर लग रहा था, सर मेरा फेल हो जाऊंगा, मुझे ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है। तो आ जाओ, इस वाले क्लास में सब कुछ तैयार करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो टू हीरो। ठीक है, जो बोलते हैं ना जीरो से हीरो बना देंगे, आ जाइए इस क्लास में बना देंगे आपको। 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इस क्लास को आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग पूरा का पूरा एंड तक देखना, लेकिन स्टार्टिंग टू एंड तक देखना। और पेपर में आप जब बैठोगे ना, तो यही सब प्रश्न, यही सब क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो इसी वीडियो के, इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखना कि सर नहीं आए थे। लेकिन अगर बन गए तो फीडबैक इस नंबर पे, हमारे टीम के नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलना। ठीक है, बहुत ही आप सभी के लिए जो टीम है जीरो टू हीरो लेवल में तैयारी करा रही है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने सभी दोस्तों को ऐड कर दो भाई, सभी दोस्तों को अपने ऐड कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि उनके लिए भी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है उनका भी प्रिपेयर ना हो, तो आ जाओ करा देंगे। एंड इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें आपको मैं सब कुछ देने वाला हूँ। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केवल टॉपिक नहीं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट ओनली वन क्लास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक कर दिया? हाँ कर दिया, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ से। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी आया हुआ था, इस बार भी आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चन के आगे ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। बट इस पूरे क्लास में आपको जितने भी टॉपिक, क्वेश्चन, एमसीक्यू, वन लाइनर, शॉर्ट आंसर टाइप, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना तो रट लो आप। ठीक है, अब इतना भी नहीं रट पाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना आप रट लो, समझ लो, याद कर लो, जो भी आप कर सकते हो कर लो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सी भाषा का जो सी हमारा लैंग्वेज है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था। सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, इतने दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, डेनिस रिची होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था। सो कब हुआ था, जल्दी से बता दो, जिनको आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलो। ऑप्शन नंबर सी 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा, जो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सो ये लिखा गया है ब्रायन कनिंघम तथा डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सी किस प्रकार की भाषा है। बहुत सारे आपके डाउट हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट हैं कि सर सी जो है किस टाइप का लैंग्वेज है। सो मैं अभी फाइनल जो कर दे रहा हूँ वो है उच्च स्तरीय लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और हाँ, वो जो इंग्लिश वर्जन वाले छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र जुड़े हुए हैं, उनको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी वन शॉट क्लास अपलोड कर दिया है। ठीक है, चैनल पे जाकर के चेक कर लीजिए, जल्दी से जाइए और आप भी जुड़ जाइए और देख लीजिए। ठीक है, तो वो छात्र जिन्होंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया हुआ है, अपना पेपर का जो मीडियम है, उन लोगों के लिए भी वन शॉट अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन जो है कीवर्ड है, कौन सा जो शब्द है वो कीवर्ड है। सो जो लॉन्ग है वो भी कीवर्ड है, एल्स जो है वो भी है, ब्रेक जो है वो भी है। सो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आपसे बताते चलना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्केप सीक्वेंस का प्रारंभ किस चिन्ह से होता है। और कहीं पर कोई भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा। ठीक है, मैं एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा इस क्लास के। ठीक है, मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ। स्केप सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो किस सिंबल से होता है। सो स्केप सीक्वेंस आपने यूज किया होगा। ठीक है, इस सिंबल से होता है हमारा बैकस्लैश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नई लाइन के लिए किस स्केप सीक्वेंस का यूज किया जाता है। फॉर न्यू लाइन हम लोग किसका यूज करते हैं, बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना, आप लोग एडिट कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटीजर कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो इस दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है।
तो देखो यहाँ पे जो वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है, कितना स्थान घेरता है। सो जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में 4 बाइट का स्थान फिल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे था हमारा, जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। सो फ्लोट का भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है डबल डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। सो जो हमारा डबल टाइप का डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में ओवरऑल 8 बाइट का स्थान फिल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है, आदेश होता है, उसको क्या बोलते हैं। उसको हम लोग कथन बोलते हैं। ये कथन का डिफिनेशन हो गया। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कंसोल इनपुट फंक्शन किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं। सो जो कंसोल इनपुट फंक्शन होते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कंसोल आउटपुट फंक्शन किस पर आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। सो आउटपुट जब हमको प्रदर्शित करना होता है तो हम प्रदर्शित कहाँ पे करते हैं, कंसोल आउटपुट फंक्शन मॉनिटर पे करते हैं। और किससे लेते हैं इनपुट, कीबोर्ड से लेते हैं। कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, मॉनिटर पे करते हैं। ठीक है, कंसोल इनपुट फंक्शन किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। कंसोल इनपुट जो हमारे होते हैं, कंसोल इनपुट फंक्शन जो होते हैं वो इन सभी हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। वन लाइनर एमसीक्यू दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं कवर करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है एक या एक से अधिक कथनों के ब्लॉक को दोहराने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं। इसको ही तो लूप बोलते हैं। लूप का कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, प्लेलिस्ट आप चेक करना। सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं, सी भाषा में कौन कौन से लूप हैं। 3 प्रकार के लूप हैं। कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, जिसको आता है बताते चलो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण कथन कहलाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट, इंग्लिश भी समझते चलो। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है, इफ जो है वो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है इफ कथन को कहा जाता है लूपिंग, ब्रांचिंग, ब्रेकिंग या फिर इनमें से सभी। सो जो इफ है ना उसको हम लोग ब्रांचिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स का क्रमबद्ध समूह जो होता है जिसे कोई एक नाम दिया गया होता है उसको क्या कहते हैं। सो उसी को तो हम लोग एरे कहते हैं। एरे का डिफिनेशन क्या होता है, एक ही डेटा टाइप के तत्वों का क्रमबद्ध समूह होता है जिसे कोई एक नाम दिया गया होता है, एरे कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। द्विविमीय एरे में कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है जो अगर आपने लेक्चर, अगर टॉपिक बाई टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया है आपको, अगर वो आपने पढ़ा है तो आपको इजी वे में आप कर ले जाओगे। द्विविमीय एरे में कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती हैं। द्विविमीय जो एरे होता है उसमें 2 ही तो सबस्क्रिप्ट होती हैं। एग्जाम्पल बता दूं क्या, आपने देखा होगा ये ऐसे रहता है 2 3। ये मान लो एरे, एरे का नाम मैंने एरे ही दे दिया। ठीक है, पहला सबस्क्रिप्ट ये हो गया, दूसरा सबस्क्रिप्ट ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसी डेटा को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। सो किसी डेटा को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करना सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, फाइल समूह होती है रिकॉर्ड, फील्ड, एरे या फिर सूची। सो जो फाइलों का समूह होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा के समूह से किसी एक डेटा को ढूंढना या फिर खोजना क्या कहलाता है। सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है। बस ऐसे ही क्वेश्चन देखो उसका आंसर आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से सॉर्टिंग की कौन सी विधि है, सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट या फिर सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तो है सॉर्टिंग के। तो यहाँ पे ये टाइप्स है, उसी का तो प्रोसेस है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल आपको पूछा गया है, तो जो ये मेन है फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। पैरामीटर को कहा जाता है आर्गुमेंट, डेटा टाइप, डेटा या फिर इनपुट। पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वर्डों के समूह को क्या कहा जाता है। सो जो वर्डों का समूह होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्ट्रक्चर का प्रयोग, जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। सो स्ट्रक्चर का जो उपयोग है वो इन सभी ऑप्शन के लिए किया जाता है, ए बी सी डी। मतलब जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है उपयोग सभी, वो करेक्ट होगा। और ये जो मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ ना, टाइम पास के लिए नहीं करवा रहा हूँ, 100% इसी में से आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर या यूनियन को घोषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है। सो स्ट्रक्चर एंड जो यूनियन है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट
ये कीवर्ड, और यूनियन ये वाला कीवर्ड। मतलब ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, डिस्क पर वह स्थान जहाँ जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संबंधित डेटा को संग्रहित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सो उसको ही तो हम लोग फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। फाइल को बंद करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? फाइल को बंद करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन का यूज होता है। कितना इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी है कि आप क्वेश्चन देखो, उसका आंसर आपके माइंड में आ जा रहा है। ठीक है, किसी फाइल से एक कैरेक्टर पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक कैरेक्टर पढ़ना है तो गेट सी। ये सब तो मैंने आपको लेक्चर वाली क्लास में सब कुछ पढ़ाया था, मिस किया है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कवर कर हो जाएगा सभी चीज़ों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आओ, सभी सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी फाइल से एक कैरेक्टर लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? सो किसी फाइल से एक कैरेक्टर को लिखने के लिए हम लोग पुट सी का यूज़ करते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। अभी आते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लो मेरा वर्ड। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अब कोई ये मत बोलने लगना बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है मेरा। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें शेयर करता हूँ वो शेयर करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी में से जो है सेट बनते हैं आप सभी के लिए। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से पूछा जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाए, इस बार भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? सिनेमा, मनोरंजन, संगठन, ये सभी सभी जगह हो रहा है एआई का उपयोग। जहां आप देखो वहीं एआई चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में बेहतर कार्य क्षमता प्रदान कर सकता है? यहाँ पर भी लिख लो ये सभी, कुछ मत देखो आप, विज्ञान, कला, मार्केटिंग, सभी जगह जहां आप चाहो वहीं पे एआई का यूज़ कर सकते हो। ड्रोन क्या है? सो ड्रोन क्या है? एक उड़ान यंत्र है हमारा ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, खेलना, जासूसी करना, नागरिक सेवाओं का संचालन करना। तो जो ड्रोन का प्रमुख उद्देश्य है ना, वो है जासूसी। ठीक है, ड्रोन के द्वारा हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को पता न चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन है, चलो पहले इसको ही सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सभी जगह हो रहा है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आपूर्ति श्रृंखला, पहुंच, राष्ट्रीय सुरक्षा, कहाँ पे नहीं हो रहा है बताओ? जहाँ पे नहीं हो रहा है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ पर यूज़ के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, उनकी मदद से जो है यूज़ हो जाएगा। ई कॉमर्स के लाभों में से कौन सा लाभ नहीं है जो नीचे दिए गए ऑप्शन है? सो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ना, अधिकृत उत्पादों के सत्यापन की कठिनाई, उत्पादों की पहुंच, ये वाला लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का उपयोग किस तरह किया जा सकता है? यहाँ पर भी देखो उपयोग सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा ई कॉमर्स है निवेश के लिए भी होता है, मतलब निवेश के लिए, सेवाओं के लिए। ठीक है, सामान और सेवाओं की खरीदारी के लिए, बिक्री, लोकप्रियता और मापन के लिए, ऑनलाइन जो है पहुंच के माध्यम से विपणन के लिए, सभी जगह हो रहा है ई कॉमर्स का उपयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ई कॉमर्स की प्रमुख विशेषता क्या है? सो ई कॉमर्स का अगर मेन यहाँ पे जो क्वालिटी है वो ये है, सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। ठीक है, सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है? सो ई गवर्नेंस का जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वही करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्न जो गवर्नेंस है वो है शासन की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना सभी के पास, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया। अभी क्या कंप्लीट हुआ है? अभी नहीं जाना है, वीडियो छोड़ के, क्लास छोड़ के अभी नहीं जाना है। अभी केवल एमसीक्यू कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी आगे आने वाले बहुत से धमाके आप लोगों के लिए तैयार में बैठे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको और भी जो है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। केवल इंटरेस्ट ही नहीं लेना है, उसको याद भी करना है, समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही तो पूछे जाएंगे, लिखना ही भी तो है। ठीक है, चलिए कवर करते हैं, आगे जो है उसको कवर करते हैं। एमसीक्यू समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो।
बहुत मेहनत आप सभी के लिए जो टीम है वो कर रही है। तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिए अभी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनका भी तो हेल्प होगा, ठीक है। जहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है अपने दोस्तों को भी बताओ, दोस्तों को भी बेनिफिट करवाओ। चलिए अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट अपने वन लाइनर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा में कितने जो है वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं। सो अगर हम सी भाषा की बात करें तो इसमें ओवरऑल 32 कीवर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे कीवर्ड होगा। तो जो सी लैंग्वेज है उसमें अगर हम बात करें तो ओवरऑल 32 कीवर्ड होते हैं, रिजर्व कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप किसी वेरिएबल के प्रकार जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर को परिभाषित करता है, ठीक है। वो बताता है किस टाइप का ये डेटा है। कैसे पता चलता है हमको, डेटा टाइप के द्वारा ही तो पता चलता है। जैसे हमारा जो इंटीजर है 1 2 ये सब 3 लिखा हुआ है तो ये इंटीजर है। फ्लोट है, फ्लोट मतलब 1.2 0.3 ये सब क्या है, फ्लोट है। कैरेक्टर है ABCD ये सब क्या है, कैरेक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है STRCAT फंक्शन की कुंजी क्या है। तो इसका कार्य है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, ठीक है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए STRCAT फंक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। सो यह printf और scanf में डेटा टाइप को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये %d ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज ऑफ क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वाइट स्पेस क्या होता है। सो वाइट स्पेस जो है स्पेस, टैब, न्यू लाइन आदि को वाइट स्पेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वाइट स्पेस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है यूज़र घोषित फंक्शन क्या होता है, या फिर यूज़र डिक्लेयर फंक्शन क्या होता है, या फिर यूज़र द्वारा जो फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं यूज़र घोषित फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन, ठीक है। चीज़ें वही हैं, 3 4 अलग अलग नाम हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कॉन्सेप्ट को समझो। तो देखो यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होता है, यूज़र द्वारा परिभाषित किया गया कस्टम फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन विधियों के प्रकार कौन से हैं। तो पहला है STRLEN फंक्शन, STRCPY फंक्शन, STRCAT फंक्शन, STRCMP फंक्शन। सो इसको और ब्रीफ में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट चेक करना आपको, जहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है। सो स्ट्रक्चर क्या होता है, यह विभिन्न डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। कौन होता है, स्ट्रक्चर होता है। एरे क्या होता है, एरे जो होता है समान प्रकार के डेटा का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। जो सेम टाइप के डेटा होते हैं उनका कलेक्शन एरे होता है, और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के कलेक्शन होते हैं वो स्ट्रक्चर के अंतर्गत होते हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग के लिए पॉइंटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो पॉइंट आपको बताया गया है। पॉइंटर का जो यूज़ है, पहला है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दूसरा है एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनियन क्या होता है। तो यूनियन यह स्ट्रक्चर के समान होता है, लेकिन इसमें सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी साझा करते हैं, ठीक है। मतलब एक ही मेमोरी में सभी जो मेंबर्स हैं, सभी डेटा हैं वो स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर के लाभ, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बेहतर परफॉर्मेंस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये सब क्या है, पॉइंटर के बेनिफिट है। फाइल क्या होता है, तो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने का माध्यम होता है फाइल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है समस्त अंकगणितीय ऑपरेटर कौन से हैं। तो अंकगणितीय ऑपरेटर पढ़ते आ रहे हो आप लोग इतने दिन से, प्लस माइनस, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जंपिंग प्रक्रिया क्या होता है। तो प्रोग्राम फ्लो को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न आदि का उपयोग किया जाता है, यही जो है जंपिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे का डिफिनेशन क्या होता है। एरे क्या होता है, एक ही प्रकार के कई तत्वों का जो है कलेक्शन होता है, एक ही प्रकार के कई तत्वों का संग्रहित समूह एरे कहलाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपका रैखिक खोज या फिर लीनियर सर्च क्या होता है। तो लीनियर सर्च में एलिमेंट को एक एक करके सीक्वेंस में, मतलब क्रम बाई क्रम सर्च किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्चिंग है और सॉर्टिंग है वो दोनों क्या है। तो देखो डेटा को खोजने और अरेंज करने, व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, विधि है, वो
सर्चिंग और सॉर्टिंग का है। अभी डाउट मुझे लग रहा है आप लोगों के पास डाउट है, तो देखो सर्चिंग सर्चिंग का कॉन्सेप्ट ये है, सर्चिंग में डेटा को खोजा जाता है। सर्च का मतलब ये होता है हिंदी में खोजना, और जो आपका सॉर्टिंग है उसमें डेटा को सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट मतलब व्यवस्थित किया जाता है, सीक्वेंस में किया जाता है। उसके बाद 19th नंबर यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जांपल। तो लाइब्रेरी फंक्शन के 2 एग्जांपल यहाँ पे हैं, स्कैन एफ, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हम लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई भी वैल्यू प्रिंट कराना होता है तब करते हैं इसका यूज। स्कैन एफ हमको कोई इनपुट जो है, जब कोई हमको डेटा इनपुट लेना होता है, इनपुट कस्टमर मतलब कस्टमर क्या, आपसे जो भी यूज़ कर रहा है, जो भी इनपुट दे रहा है, उससे जब हमको इनपुट लेना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिवासा के कैरेक्टर के प्रकार। तो पहला है अल्फ़ाबेट, दूसरा है डिजिट, तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, याद करते चलो, रटते चलो, समझते चलो, जैसे भी आपको करना है उस टाइप से आप करो। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, तो देखो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा रहता है टेक्स्ट, वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया गया, जैसे मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सबसे छोटे तत्व को चुनकर सही स्थान पर रखने की जो प्रोसेस है, विधि है, वो सिलेक्शन सॉर्ट कहलाती है। अगला है हैकर किसे कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में विदाउट आपके परमिशन से, विदाउट मेरे परिवर्स जो है परमिशन से घुसने वाला जो व्यक्ति है वो हैकर कहलाता है। जैसे बिना मेरे परमिशन के कोई व्यक्ति मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में आकर के मेरी जो भी फाइल्स हैं उसको एडिट कर ले गया, चोरी कर ले गया, तो देखो वो जो पर्सन है वो क्या कहलाएगा, हैकर कहलाएगा। वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैकर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 24 नंबर, सर्चिंग क्रिया क्या है। तो देखो जब किसी विशेष डेटा को सर्च करना होता है, खोजना होता है, तो जो वही प्रक्रिया है उसको हम लोग सर्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, सी भाषा में फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो फाइल को पढ़ने, लिखने, एडिट करने, सेव करने, इन सब जो प्रोसेस है ना, वो सब फाइल हैंडलिंग का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो देखो डेटा प्राप्त करना इनपुट होता है और डेटा को प्रदर्शित करना आउटपुट होता है। सो यही आपको बताया गया है। इनपुट आउटपुट क्या होता है, अगर हमको कोई डेटा किसी से लेना है तो हम लोग इनपुट कराते हैं। अगर हमको कोई डेटा कंप्यूटर पे प्रिंट कराना है, फिर कहीं भी प्रिंट कराना है, तो वो आउटपुट होगा। ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो लूप या स्विच के से बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट का। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्वेश्चंस है, वही केवल आपको बताया जा रहा है। तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप करोगे तो नंबर स्किप हो रहे हैं आपके। सर्चिंग क्रिया के प्रकार कौन से हैं, सर्चिंग क्रिया के 2 प्रकार हैं, पहला लीनियर हो गया, दूसरा हमारा बाइनरी हो गया। ठीक है, इतना सब कुछ आपने रट लिया होगा, मुझे तो लगता है ये सब क्वेश्चन आपको मैंने इतनी बार बता दिया है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, तो पूर्व निर्धारित फंक्शन जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं उनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एरे द्वारा किस प्रकार के डेटा का कलेक्शन होता है। तो एरे में सेम टाइप के जो डेटा होते हैं उनके तत्व, मतलब जो सेम डेटा टाइप होते हैं उनके एलिमेंट्स का पूरा कलेक्शन होता है, समान प्रकार के तत्वों का जो है कलेक्शन होता है। सो ये तो आपके हो गए वन लाइनर। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, एमसीक्यू भी कवर कर लिया, अराउंड 50 एमसीक्यू थे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कहीं से पूछे जाएंगे। वन लाइनर मैंने कवर करा दिया है, ये भी यहाँ पे अराउंड 30 है। तो हमने कितने क्वेश्चन देख लिए अराउंड, ये दोनों काउंट करें तो 80 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर के। ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक के चैप्टर्स हैं आपके क्लास 10 कंप्यूटर में, पूरा कवर कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक आपको क्लासेस कैसे लगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। कोई डाउट है तो अभी डाउट आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, जो भी आपका डाउट है वो आप ड्रॉप कर दो।
तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, अदरवाइज़ बाद में आपका डाउट रह जाएगा तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो अभी 30 सेकंड आपके पास टाइम है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी किसी क्वेश्चन से संबंधित, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर डिफरेंट लग रहा है, कुछ भी A to Z जो भी है वो आप ड्रॉप कर दो, मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आगे का जो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है क्वेश्चंस, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए अभी हम कवर करते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और वे प्रश्न जो आपको 4 नंबर में, 5 नंबर प्रश्न में, 6 नंबर प्रश्न में पूछे जाएंगे, ठीक है? हो सकता है ये आपको 8 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं, और टॉपिक वाइज भी मैं कवर कराऊंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग भी मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है? तो बस आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। जहाँ पर भी आपको डाउट, क्वेरीज आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है? और ये आप नंबर नोट कर लीजिए, किसी के कोई भी कमेंट्स, क्वेरीज, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और आपका जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बोर्ड का पेपर जब आप दे करके आओगे, घर पहुंच जाना, तो उस पेपर का PDF बना करके आप सेंड कर देना इस व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे आपको उसका सोल्यूशन भी मिलता रहे, ठीक है? सो सबसे पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है एरे, ठीक है? अब देखो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है एरे क्या होता है, ठीक है? एरे का डिफिनेशन लिखिए, और उसके बाद पूछा जाएगा आपसे एरे की विशेषताएं, ठीक है? तो मैं टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज भी मैं कवर करा रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया गया एरे क्या होता है, एरे की विशेषताएं बताइए, ये 4 नंबर में आपसे पूछ लिया गया। इसको और लॉन्ग कर दिया जाएगा, मतलब 2-3 और क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो ये 6 नंबर में आ जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया गया तो ये 8 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं एरे क्या होता है, ठीक है? अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट है तो फिर से रिपीट करके समझिए। सो एरे क्या होता है? एरे जो है एक समान प्रकार का, मतलब सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जो एक ही नाम से संग्रहित किया जाता है, ठीक है? इसमें एक से अधिक वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में संग्रहित किया जाता है, ठीक है? तो एरे इंग्लिश में समझ लो, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, विच स्टोर्ड इन अ एरे, ठीक है, जिसको हम लोग एरे में स्टोर करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं सेम डेटा टाइप के जो भी वैल्यूज होते हैं, डेटा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है, यदि हमें 100 छात्रों के अंकों को स्टोर करना है, उनके मार्क्स को स्टोर करना है, तो हमें 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने होंगे, लेकिन एरे का उपयोग करके हम एक ही वेरिएबल में सभी मान को, सभी डेटा को, सभी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस होता है वेरिएबल में और एरे में। जो हमारा वेरिएबल होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने एक वैर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, इस पे मैंने अपना केवल एक डिजिट स्टोर किया, ठीक है, बट जो एरे होता है, ठीक है, एरे में हम लोग सेम डेटा टाइप के बहुत सारे डेटा को जो है स्टोर कर सकते हैं एक ही बार में। तो ये होता है हमारा एरे एंड वेरिएबल में मेन डिफरेंस। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट हमको देखना है यहाँ पे टॉपिक, वो है एरे का क्या है विशेषता, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो एरे की क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है वो है स्थायी, फिक्स्ड, मतलब इसकी जो साइज होती है फिक्स्ड साइज। एरे का आकार घोषित होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। सेकंड, यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी है वो है इंडेक्सिंग, प्रत्येक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर द्वारा एक्सेस किया जाता है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जो एरे में हम लोग एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स नंबर से जो है डिनोट करते हैं एक्सेस जो है किसी भी, जैसे चलो मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ जिससे कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एग्जांपल, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है? सो मैंने एक यहाँ पे एरे बनाया, ठीक है, एरे, चलो मान लिया हमने एरे का नाम मैंने एरे ही दे दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुछ डेटा को स्टोर करा दिया। ये सभी क्या है, ये सभी एक ही सेम टाइप के डेटा हैं। अब इनका इंडेक्स नंबर किस से स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस वैल्यू से स्टार्ट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। तो जो एरे में इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद जो भी डेटा आएंगे आता रहेगा।
अब देखो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि अगर मैंने एरे एंड उसके बाद जीरो कॉल किया, एरे और जीरो को कॉल किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए रिसीव होगा, ए प्रिंट होकर के मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने एरे लिखा और उसके बाद वन को कॉल किया तो हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। उसके बाद मान लो मैंने फोर कॉल किया तो हमको क्या मिलेगा, डेटा ई मिलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर के द्वारा हम लोग डेटा को आसानी से जो है सर्च कर पाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है एरे का उसको देख लेते हैं, वो है समान डेटा टाइप के इसमें एलिमेंट्स, मतलब सभी एलिमेंट्स इसमें एक ही डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही क्लियर करा दिया है। एरे एक्चुअल में कलेक्शन ही होता है सेम टाइप के डेटास का। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज का आसन्न मेमोरी आवंटन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सभी तत्व जो है समान मेमोरी ब्लॉक में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख देना जब आपसे पूछा जाएगा तो एरे की प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है हेडिंग रहेगा वो रहेगा सी भाषा में एरे का डिक्लेरेशन। ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन आपसे पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा ही जाएगा कि एरे का जो डिक्लेरेशन है वो किस प्रकार होगा। और देखो मान लो ये लॉन्ग आंसर में आ गया आपको तो क्या क्या पूछेगा, एरे क्या होता है, एरे की प्रॉपर्टीज बताइए, एरे को किस प्रकार डिक्लेयर किया जाता है, एरे के टाइप्स को भी आप ब्रीफ करिए। ठीक है, इतना पूछा जाएगा कम से कम। एरे का असाइनमेंट भी आपसे पूछ लिया जाएगा अगर ये 8 नंबर में आपको दिया जाएगा तो। ठीक है, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज एंड क्वेश्चन वाइज करवा रहा हूँ जिससे आपके सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो सी भाषा में जो हमारा सी लैंग्वेज है उसमें एरे का डिक्लेरेशन किस प्रकार होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, फिर उसके बाद एरे का नेम, फिर उसके बाद साइज। ठीक है, ये होता है सिंटेक्स। ये क्या होता है, सिंटेक्स होता है किस चीज़ का, एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। अब इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप मान लिया हमने क्या लिया है, इंटीजर ले लिया है। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा अगला वेरिएबल जो है एरे का नाम। चलो मैंने अपना नाम लिख दिया एरे में। ठीक है, एरे का नाम जो है हर्ष नाम का मैंने एक एरे बना दिया और उसके अंदर मुझे साइज पास करना है। साइज मतलब लिमिटेशन, तो इसमें लिमिटेशन हो गया 8। ठीक है, 8 मैंने दे दिया। अब ये जो हमारा डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, ये जो इंटीजर है, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, नंबर्स को स्टोर करने वाले हैं, अपने जो भी इंटीजर डेटा टाइप होते हैं उनको स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको स्टोर करेंगे, इसमें हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 8 बता दिया है कि 8 ही लिमिट रहेगा इसका स्टोरेज का, तो हम लोग 8 ही नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि इस एरे की साइज कितनी है, 8 है, तो इसमें 8 ही हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे को डिक्लेरेशन करने का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है इंटीजर मार्क्स 5, यहाँ पे बताया गया 5 संख्याओं को संग्रहित करने के लिए एक एरे ये बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है एरे का वैल्यू हम लोग किस प्रकार असाइन करते हैं, एरे में हम लोग जो वैल्यू है वो किस प्रकार असाइन करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया गया, एरे का नाम है मार्क्स। उसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले एरे की जो साइज है, लिमिटेशन है, वो डिक्लेयर कर दिया है। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, आपको मैं अगर जनरल अपने जो है शाब्दिक अर्थ में समझाना चाहूँ जनरल लैंग्वेज में, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है एरे, मतलब कि कोई भी नंबर है ना उसको पहले से ही वहाँ पे दे दो, वहाँ पे लिख दो। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, ये मैंने इनिशियलाइज्ड कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, मतलब मैंने क्या कर दिया है, शो कर दिया है वैल्यू को, क्या क्या वैल्यू इसमें स्टोर है वो मैंने शो कर दिया है। तो जब वो शो हो गया तो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, इंटीजर और उसके बाद यहाँ पे एरे का नाम और साइज को डिक्लेयर करने का, ये वाला जो प्रोसेस है ये डिक्लेरेशन का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज मतलब विस्तार करना, जो भी चीज़ है उसका विस्तार करना। जैसे ये हर्ष 8 है, मतलब यहाँ पे लिमिटेशन 8 बताया गया है, तो मैंने क्या किया है, नेक्स्ट वाले में जब इनिशियलाइजेशन किया है तो पूरा जो नंबर है 1 2 3 4 7 8 जो डेटा मैंने स्टोर किया है वो यहाँ पे पूरा का पूरा
यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है, शो कर दिया है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन यही होता है। जैसे देखो ये है ना, ये सबसे पहले इसने बनाया है एक एरे, ठीक है, उसमें 5 लिमिटेशन सेट किया है। अब उसी को इनिशियलाइज कर दिया है इसने, यहाँ पे 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू यहाँ पे हो गया, ये 5 डेटा हो गया। यही यहाँ पे जो है साइज पहले से ही लिमिट इसने सेट किया था। और इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 90 का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1, 85 का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा, ठीक है, 92 का हो जाएगा 3, 80 का हो जाएगा 4। तो इन जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसको आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे टॉपिक है वो है एरे के टाइप्स, ठीक है। तो एरे के टाइप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं, उसके बाद आपकी 4 नंबर वाले में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। सो ओवरऑल जो हमारा सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एरे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया 1D, 1 डायमेंशनल। सेकेंड हो गया 2D, यही दोनों आपको मेनली पढ़ना है। थर्ड जो है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। और आपके जो सिलेबस की बात की जाए तो उसमें यहाँ पे 2 है, 1D एंड 2D। 1D जो है आपका 1 डायमेंशनल एरे, उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, उसके बाद मैंने लिखा HARSH हर्ष, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का एक मैंने हर्ष हर्ष नाम का एक एरे बनाया है, और जिसका जो लिमिटेशन है, जिसका साइज मैंने पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि इसमें 5 ही वैल्यू स्टोर होंगे। तो ये क्या हो गया, ये 1 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल एरे की, तो 2 डायमेंशनल एरे इस प्रकार से होगा, इंटीजर, ठीक है, PATHA, मैंने पाठक नाम का एक क्या बना दिया, एरे का नाम दे दिया, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, लिमिटेशन सेट करना है। तो ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हमारा जो ब्रैकेट है उसमें ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे में जो डेटा होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, सारणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल और ये हो गया 2 डायमेंशनल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये टॉपिक होने वाला है आपका ई कॉमर्स से। ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल है, तो पूछे जाने के चांसेस भी, इससे प्रश्न बनने के चांसेस भी मैक्सिमम है। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का डिफिनेशन लिखिए, ई कॉमर्स का क्या उद्देश्य होता है, ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ई कॉमर्स के लाभ क्या होते हैं, ई कॉमर्स की क्या चुनौतियाँ हैं, ई कॉमर्स के कौन कौन से भारत में प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स में हम लोग किस प्रकार पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये 5 से 6 टॉपिक अगर आपको पूरा पूछ लिया गया ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और अगर इसमें से 3-4 हेडिंग आपसे पूछ लिया गया तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इतना ही आप समझिए कि आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते चलिए एक बार इसका, जिससे आपके 1 नंबर में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, जितने भी नंबर में पूछा जाए पूरे के पूरे नंबर आप लेकर के आओ। तो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर डिजिटल व्यापार, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो खरीदी है वो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो ई कॉमर्स है उसका अर्थ होता है डिजिटल व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर डिजिटल व्यापार क्या होता है, मान लीजिए हमको कोई भी प्रोडक्ट क्या करना है, परचेस करना है, खरीदना है। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक बुक खरीदना है अपने लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, इन पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपना बुक सर्च करूँगा और मैं बुक ऑर्डर कर दूँगा और पेमेंट कर दूँगा, और बुक जो है वो मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ मतलब मेरे बुक सर्च करने से लेकर के, ऑर्डर करने से लेकर के, और उसके बाद मैंने उसमें पेमेंट किया, फिर उसके बाद वो डिलीवर्ड हो गया। ये पूरा प्रोसेस क्या है, यही पूरा प्रोसेस हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। मैंने बहुत ही आपको इजी एग्जांपल समझाया है, अगर आप इतना समझ गए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप अच्छे से लिख लोगे उसको, ठीक है। तो ई कॉमर्स का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है, व्यापार को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो जाता है, खरीदारी को तेज करना, आसान और सुविधाजनक बनाना,
अब आप मार्केट में जाओगे तो आपको क्या करना है, एक दुकान से दूसरे दुकान जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पसंद नहीं आ रहा है तो और भी कलेक्शन देखना होगा, बार बार नए नए कलेक्शन देखने होंगे, ठीक है। तो उसमें आपका टाइम जाएगा और भी चीज़ें लॉस होंगी। सो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप घर बैठे चीज़ों को, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो, सर्च करो, आपके पास मल्टीपल टैब में शो हो जाएंगे वो प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे आपके एप्लीकेशन में। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप बाई कर सकते हो। पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत ही सुविधाजनक है ऑनलाइन, ठीक है। ये मेन उद्देश्य है ई कॉमर्स का। थर्ड है यहाँ पे व्यवसाय को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है। वैश्विक बाजार का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है ना उसको ओवरऑल इंडिया में जो है, मतलब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका आ जाएगा, जब कोई सेलर है मान लो, ठीक है, आपके बगल में एक सेलर है, मान लो आपके बगल में एक बुक स्टोर है, एक पर्सन है जिसका बुक का स्टोर है, वो अपने दुकान पे बुक सेल करता है, ठीक है। बट अब देखो ये वैश्विक बाजार का मतलब ये है कि ऑफलाइन कितने लोग आएंगे, मैक्सिमम मान लो 100 लोग आए, 50 लोग आए, ठीक है, उन्होंने ये बुक परचेस किया। बट जब ये हो जाएगा ऑनलाइन, जब ये ऑनलाइन आ जाएगा एप्लीकेशन पे सेलर, तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी पर्सन हैं वो सर्च करेंगे इस बुक को, वो वहीं से इस बुक को ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या लाभ मिलेगा, सेलर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन तो उसका चल ही रहा है, उसका वर्क हो ही रहा है, उसके साथ साथ ऑनलाइन में भी उसके स्टार्ट हो जाएंगे ऑर्डर्स आने, रिसीव होने, उसका बुक जो है वो ऑनलाइन जो है ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कहीं से भी परचेस कर लेगा। तो इससे क्या होगा, ई कॉमर्स के कारण ही उसको ये लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर ई कॉमर्स नहीं आया होता, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार ना हुआ होता, तो केवल वो अपने बुक को, अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन अपने मार्केट में ही सेल कर पाता, ठीक है, बाहर सेल नहीं कर पाता वो। बट इससे क्या हो जाएगा, उसके पास ये सुविधा हो जाएगी, वो बाहर सेल कर लेगा। सेकंड यहाँ पे हेडिंग है वो है ई कॉमर्स के प्रकार, इसको आप समझना। यहाँ पे ओवरऑल अगर बात की जाए, इम्पॉर्टेंट जो टाइप हैं वो हैं 4 टाइप। पहला है हमारा B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यापार से उपभोक्ता तक का जो बिजनेस होता है, व्यापार से उपभोक्ता तक का जो लेन देन होता है, वो आता है हमारा B2C में, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। अमेजोन क्या है, बिजनेस ओनर है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे क्या है, सेलर है, बिजनेस ओनर है। मिंत्रा पे भी सेलर है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग जाते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन एप्लीकेशन पे जा करके हम लोग जो प्रोडक्ट चाहिए वो बाई सेल कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। सेकंड हमारा टाइप हो गया ई कॉमर्स का, वो है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार तक, ठीक है। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ प्रोडक्ट की खरीदी करता है या फिर सेल करता है तो वो B2B हो जाता है। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट में क्या होता है, इंडिया मार्ट में जो है थोक भाव में, ठीक है, थोक भाव में प्रोडक्ट मिलते हैं, और वहाँ पे सेलर को ही प्रोडक्ट मिलता है। सेलर क्या करता है इंडिया मार्ट से, जैसे किसी को कोई बुक जो है वो 10,000 पीस चाहिए, ठीक है, 10,000 पीस चाहिए, तो वो क्या करेगा, कोई सेलर जो है वो 10,000 पीस बुक मंगाना चाहता है कोई भी, तो वो इंडिया मार्ट पे जाएगा जहाँ पर उसको वो बुक मिलेगा 10,000 पीस, 20,000 पीस, 25,000 पीस, वो सब वहाँ पे उसको मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो सेलर से ही खरीद रहा है, ठीक है। तो सेलर टू सेलर, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो B2B ई कॉमर्स में आता है। थर्ड है यहाँ पे C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता तक का, जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, ठीक है। अब OLX पे क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर था, उसने अपना कोई भी पुराना प्रोडक्ट यूज़ किया और उसके बाद उस पे वो सेल कर रहा है, और जो खरीद रहा है वो भी क्या है, वो भी एक कंज्यूमर ही है, वो भी एक ग्राहक ही है, वो पुराना प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है। तो सेल भी हो रहा है और मतलब खरीदारी भी हो रही है और सेल भी हो रही है, और ये दोनों वर्क किसके द्वारा हो रहा है, ये दोनों आपस में हो रहे हैं कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। अब वो भी बिजनेसमैन नहीं है, खरीदने वाला भी बिजनेसमैन नहीं है, दोनों क्या है, दोनों आम पब्लिक हैं, कंज्यूमर हैं, ठीक है। सो फोर्थ हमारा टाइप हो गया ई कॉमर्स का कंज्यूमर टू बिजनेस, उपभोक्ता से व्यापार तक की जो ट्रांजैक्शन होती है वो आती है C2B में, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है।
सो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है उनका वर्क कौन करता है, कंज्यूमर करते हैं, ठीक है। जैसे वेब डेवलपर हो गया, वो किसी कंपनी का या फिर किसी का जो प्रोजेक्ट लेता है वो क्या करता है, वेबसाइट बनाता है, तो किसी बिजनेस ओनर का वो वेबसाइट बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक नया बुक स्टोर अभी ओपन हुआ है और इस बुक स्टोर का कोई भी ना एप्लीकेशन है ना कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं, फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है उस पे जाकर के अपना ये लिस्ट किया इसने कि मुझे अपने जो बुक स्टोर है उसके लिए एप्लीकेशन वेबसाइट ये बनवाना है। तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर वेब डेवलपर जो है अवेलेबल हैं, ऐप डेवलपर अवेलेबल हैं, जो उस प्रोजेक्ट को लेंगे और डन करके वो उनको देंगे वो प्रोजेक्ट बना करके। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कंज्यूमर टू बिजनेस के बीच हुआ, बिजनेसमैन के बीच। ये जो बुक स्टोर जिनका है वो क्या है, वो एक बिजनेस ओनर है, उनका एक व्यापार है। और ये जो वेब डेवलपर है वो क्या है, वो एक कंज्यूमर है, ठीक है। उसका कोई बिजनेस ये नहीं है, वो तो अपना जॉब कर रहा है, वो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा C2B बिजनेस, सी टू बी ई कॉमर्स। फोर्थ थर्ड यहाँ पे टॉपिक है वो है हमारा ई कॉमर्स के लाभ। बहुत अच्छे से इसको आप इजी वर्ड में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप बस टॉपिक समझो, हेडिंग समझो। इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, आप इसको आप इजी वे में अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ई कॉमर्स के क्या लाभ है, 24/7 उपलब्धता, कहीं भी कहीं से भी आप खरीदारी कर सकते हो, जब चाहो आप तब जो है खरीदारी कर सकते हो। कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप ऑनलाइन, आपको 2 बजे रात में चाहिए, 3 बजे रात में चाहिए, आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। कम लागत, दुकानदारों और कर्मचारियों पर कम खर्च, विस्तृत बाजार, ग्लोबल रिच, ग्राहक देश विदेश में कहीं से भी सामान खरीद सकता है, ठीक है। सुविधाजनक भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट, वॉलेट और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा होती है, जिससे हम लोग कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं सुविधाजनक। कस्टमर फीडबैक या ग्राहक रेटिंग और रिव्यू दे करके अपने अनुभव को हम लोग साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो प्रोडक्ट क्या है, ख़राब निकल गया या फिर उसमें बहुत कुछ भी कमियां निकल गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निगेटिव कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, निगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। जिससे कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस रिव्यू को पढ़ेगी और उस पर विचार करेगी, जो भी एक्शन लेना रहेगा वो लेगी, ठीक है। तो हम लोग रेटिंग दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है 5 रेटिंग देने का, ठीक है। हम चाहें तो उसको 1 रेटिंग दे सकते हैं, 2 रेटिंग दे सकते हैं, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग, जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास ये एडवांटेज रहता है। फोर्थ यहाँ पे हेडिंग है वो है ई कॉमर्स की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो हर चीज़ में चुनौतियाँ होती हैं, हर कार्य में चुनौतियाँ होती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जो मुझे पता है, जो मैं फेस करता हूँ। तो उसी प्रकार जो ई कॉमर्स होता है उसमें भी बिजनेसमैन को बहुत सारी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी का खतरा। सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे कंपटीशन, छोटे व्यवसायों के लिए बड़े ब्रांड से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हमेशा रहना रहता है, ठीक है। और डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन खरीदी की समझ कम है लोगों में, ठीक है। नॉलेज लोगों के पास कम है, तो ये क्या है, ये एक एक चुनौती ही है। लोगों के पास नॉलेज नहीं है तो लोग उनका यूज़ नहीं करेंगे उन प्लेटफॉर्म का। उससे क्या होगा, उससे उस प्लेटफॉर्म पे उस एरिया से उस जगह से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, चुनौतियाँ ये। रिटर्न और लॉजिस्टिक, उत्पाद वापसी, रिटर्न और डिलीवरी की जटिलताएं। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट हम लोगों ने माना कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, हमारे पास वो प्रोडक्ट आया और हमको पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, हम लोग उसको रिटर्न करेंगे, उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे तो वो रिटर्न जाएगा। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास पहले आया, फिर उसके बाद हमारे पास से वापस कंपनी के पास गया वो रिटर्न के तौर पे, तो कंपनी का लॉस हुआ। प्रोडक्ट कस्टमर के पास रीच होने से, कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट रीच हुआ, उसका कॉस्ट, फिर उसके बाद कस्टमर से कंपनी तक प्रोडक्ट गया, उसका लॉस। ये दोनों जो है कंपनी का ही लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा हम लोग नहीं देते हैं डिलीवरी का। सो ये कुछ यहाँ पे चुनौतियाँ हैं। फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट है, भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ई कॉमर्स टॉपिक दिख गया तो इन चीज़ों के बारे में आप लिख देना, ये हेडिंग लिख देना। मेरे जो पढ़ाने का मोटो है वो यही है कि मतलब कोई फेल ना हो, कोई भी बच्चा, कुछ भी आपसे अगर पूछ लिया गया है इससे मिलता जुलता, तो अगर आपने इतना याद करके रखा हुआ है, इतना समझ के रखा हुआ है, तो आप लिख देना, ठीक है।
अगर आप कॉपी लिख करके आओगे तो नंबर मिलने फिक्स है। ऐसा नहीं कि कॉपी आप छोड़ के आओ, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अटेम्प्ट ना करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है, वैसे होगा नहीं अगर आपने सभी क्लासेस अच्छे से लिए हुए हैं, टॉपिक को समझा है, पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होगा। बट अगर कभी ऐसा हो जाता है किसी पेपर में, तो आप किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, कुछ ना कुछ उसमें लिखना, आपके सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आप ऐसा अटेम्प्ट करना। भारत में ई कॉमर्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है उनको हम देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट बताया गया अमेजोन इंडिया, ठीक है, और ये क्या है, मल्टी कैटेगरी शॉपिंग है। फ्लिपकार्ट मल्टी कैटेगरी शॉपिंग है। मिंत्रा में हमारे फैशन और लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट होते हैं। बिग बास्केट में ऑनलाइन ग्रोसरी होता है। जोमेटो स्विगी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी होता है। नायका में क्या होता है, ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं। इंडिया मार्ट में क्या है, B2B सेल होता है, B2B बिजनेस होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि आपको भारत में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पॉपुलर जो है, उसमें क्या होता है, जैसे अमेजोन इंडिया है तो इसमें हमको सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ भी हम लोग बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ वाले प्रोडक्ट। मिंत्रा में हम हमारे लिए स्पेशल फैशन और लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट हैं। बिग बास्केट की बात करें तो इससे हम लोग ऑनलाइन जो ग्रोसरी है उसको मंगाते हैं। स्विगी जोमेटो की बात करें तो ये क्या है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नायका जो है वो ब्यूटी और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को सेल करता है मेनली। इंडिया मार्ट क्या है, ये B2B बिजनेस है, ठीक है, ये सेलर टू सेलर के बीच में डील करता है। जिनको थोक भाव में प्रोडक्ट चाहिए होता है उनके लिए है, ठीक है। सिक्स नंबर यहाँ पे हेडिंग है ई कॉमर्स में भुगतान के तरीके, मतलब पेमेंट के मेथड। अब देखो ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आपने रिलेट किया है, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगाने का, उसमें ये एक स्टेप आता है पेमेंट करने का, ठीक है। तो आप पेमेंट किससे करते हो, UPI से करते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी कर देते हो, ठीक है, और नेट बैंकिंग से आप करते हो। नेट बैंकिंग वो भी एक पेमेंट का मेथड है। और फिर उसके बाद आप कभी कभी डेबिट कार्ड से भी कर देते हो, तो डेबिट कार्ड भी है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड भी है आपके पास, उससे भी आप पेमेंट कर देते हो। तो ये क्या है, ये सभी पेमेंट के मेथड ही तो हैं, यही आपको बताया गया है। तो देखो जो चीज़ आप यूज़ करते हो ना, अगर आपने अभी तक एक भी प्रोडक्ट बाई नहीं किया है ना, ऑनलाइन नहीं मंगाया है, तो केवल आप ऐड टू कार्ट तक जाना, पेमेंट मेथड तक जाना, ठीक है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना, पेमेंट मत करना, ठीक है, जानकारी मत भरना, मैं यही बोल रहा हूँ, जानकारी मत भरना आप लोग वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, बस पेमेंट वाले स्टेप तक जाओ, समझ में आपको आ जाएगा चीज़ों के बारे में। तो ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट के कौन कौन से तरीके हैं, पहला यहाँ पे बताया गया है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जिसमें हमारा वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। दूसरा UPI पेमेंट है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी हम लोग करना चाहें। नेट बैंकिंग है, SBI, HDFC, ICICI, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ई कॉमर्स में पेमेंट्स के टाइप। तो अभी हम लोगों ने देखा ई कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले ये हमने समझा। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने देखा ई कॉमर्स के मुख्य उद्देश्य क्यों है, इसका लाने का मुख्य उद्देश्य। तीसरा हमने देखा ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में। चौथा हमने देखा ई कॉमर्स के क्या प्रॉफिट है, ई कॉमर्स का क्या लाभ है यूज़ करने का। उसके बाद हमने देखा ई कॉमर्स की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फिर हमने देखा भारत में ई कॉमर्स की कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन पे मेनली क्या सेल किया जाता है, हम लोग क्या वहाँ से खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अगला पॉइंट, कौन कौन से ऑनलाइन पेमेंट के मेथड्स हैं जो हम लोग ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन जब हम लोग प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अबाउट ई कॉमर्स। और अभी अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी का। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें भी पूरा का पूरा मैंने कवर किया हुआ है कि अगर आपको इससे मिलता जुलता कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो आप इतना कर दो, पूरा का पूरा लिख दो कि एक भी नंबर कटने का कोई चांस ही ना रह जाए, ठीक है। सो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस क्लास में कवर किया है, ठीक है। और सबसे पहले हमने देखा है साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमने देखा है साइबर सिक्योरिटी के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे साइबर क्राइम क्या होता है एंड साइबर क्राइम के टाइप्स, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सुरक्षा का अर्थ ये होता है कि तकनीक उन प्रक्रियाओं और उन उपायों से है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा और डिजिटल उपकरणों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। इसका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है वो है
अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा चोरी होना, हैकिंग, वायरस और साइबर हमलों से हमारे कंप्यूटर को, हमारे जो पीसी हैं उनको सुरक्षित रखना। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का जो इजी कॉन्सेप्ट है, अगर मैं उसमें बात करूं अपने लैंग्वेज में, तो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी होता है वो हमारे पीसी में, हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में जो बिना परमिशन के हमारे एक्सेस कर लेते हैं हैकर और हमारी डेटा को चोरी कर लेते हैं, उन चीज़ों को होने से ये बचाता है। ठीक है, कौन बचाता है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो पहला होता है हमारा ये नेटवर्क सुरक्षा। इसके टाइप्स की बात करें, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, चौथा होता है क्लाउड सिक्योरिटी, फोर्थ उसके बाद पांचवा होता है हमारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी, छठा हमारा होता है क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी। ये सब क्या है? ये सब साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करता है? नेटवर्क को हैक होने से और साइबर हमला होने से बचाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा को हमारे चोरी होने से बचाता है। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और ऐप्स को जो है सिक्योर करता है। क्लाउड स्टोर्ड जो हमारे डेटा होता है उनको सुरक्षा कौन करता है? क्लाउड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो है वो यूज़र के डिवाइस जैसे लैपटॉप मोबाइल को जो है हैक होने से बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी जो है डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षित रखता है। तो ये हो गया हमारा साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इससे बनेंगे। साइबर क्राइम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? सो साइबर अपराध उन अवैध गतिविधियों को कहते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क या डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके की जाती है विदाउट हमारे परमिशन के। ठीक है, जो वैलिड नहीं होते, जो इलीगल होते हैं, मतलब वे सभी इलीगल एक्टिविटीज जो ऑनलाइन माध्यम से की जा रही हैं, ठीक है, वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। जो कैसे की जाती हैं? कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस, इन चीज़ों का प्रयोग करके जो इनवैलिड एक्टिविटी है जो की जा रही है, ठीक है, वो सब हमारे साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊं कि आप बहुत से जो एग्जांपल हैं आपने सुने होंगे कि आपके फेसबुक का जो प्रोफाइल है उसको किसी ने कॉपी कर लिया अपने मोबाइल में, जो है सेम आपका डिस्प्ले, सेम आपका जो पिक्चर है प्रोफाइल पिक्चर वो लगा दिया, सेम आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बनाकर जो है यूज़ करके एक वहाँ पे उन्होंने आईडी बना दिया और उस आईडी से वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? आपकी जो है मीन आपका पूरा का पूरा डेटा, आपका इमेज बना करके, आपका इमेज यूज़ करके वो लोगों से आपके नाम पे पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और अगले व्यक्ति को लग रहा है कि आप उनसे पैसा मांग रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मांग कोई अदर पर्सन रहा है, बस आपका उसने केवल पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगाया हुआ है अपने प्रोफाइल में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते रहते हैं, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। पहला है हमारा हैकिंग। हैकिंग का मतलब यही होता है जैसे विदाउट मेरी परमिशन के मेरे कंप्यूटर में आकर किसी ने मेरी जो डेटा है उनको चोरी कर लिया, तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आएगा और ये आता है हमारा हैकिंग के अंतर्गत। दूसरा है हमारा फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है? नकली ईमेल, वेबसाइट के माध्यम से जो है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो जैसे कि अकाउंट की डिटेल्स और भी जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको वो लोग चोरी कर लेते हैं और उनका वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके जो भी ईमेल आप यूज़ करते हो तो ईमेल पे भी बहुत सारे ऐसे जो है, जैसे कि आपने इतने रुपए की लॉटरी जीती है, आपने इतने पैसे जीते हैं, इस टाइप के बहुत सारे आपके पास ईमेल आते रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर किया करिए, सभी लिंक पे आप ओपन ना किया करिए। ठीक है, मॉलवेयर क्या होता है? वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि के माध्यम से सिस्टम को ये नुकसान पहुंचता है, मॉलवेयर कहलाता है। मॉलवेयर क्या होता है? वायरस को आप मॉलवेयर के रूप में समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये उतना ज़्यादा नहीं है, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जो मैंने आपको बताया ना फेसबुक का एग्जांपल, वो है किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग। ठीक है, ये आता है आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत, ये भी साइबर क्राइम का टाइप है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को जो है परेशान करना। ठीक है, आपने किसी की आईडी देख ली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आप उनको बार बार जो है मैसेज कर रहे हो, कुछ ऐसे चीज़ भेज रहे हो जो नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, आप उनको जो है हरास कर रहे हो, आप एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, परेशान कर रहे हो, तो वो क्या आता है? वो भी हमारा साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है, या फिर कह लें साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस पर भी केस बन सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया फ्रॉड, नकली प्रोफाइल बनाकर धोखाधड़ी करना, डॉस एंड डी डॉस हमले, किसी वेबसाइट या नेटवर्क को ठप कर देना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि जो है क्रैश हो गया वेबसाइट, हैक हो गया वेबसाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब साइबर क्राइम के एग्जाम्पल हैं।
सो आप आपके जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर आप उनसे रिलेट करोगे तो आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, इन टॉपिक्स को बना करके लिख सकते हो। रटने की जरूरत नहीं। रटोगे तो पक्का आप लोगों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा पेपर में। रटना नहीं है ये सब, जो है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। इन पे तो आप ऐसे ही अपने मन से भी लिखना चाहो लिख सकते हो। साइबर अपराध से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, अब इसको देख लो। जैसे कि आपने साइबर क्राइम देख लिया, साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो देख लिया। तो साइबर क्राइम से कैसे बचोगे वो भी तो आप देख लो। तो अनजान ईमेल लिंक, इन सब चीज़ों को आप ओपन मत करिए। दूसरा यहाँ पे बताया, नियमित रूप से अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए। आपके मोबाइल में, डिवाइस में जो भी आप यूज़ करते हो, उसमें देखा होगा आपने कि उसमें कंटिन्यू अपडेट आते रहते हैं, 1 महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम अपडेट, इन तरीके के जो है अपडेट आते रहते हैं। उन अपडेट में क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। नई नई जो वायरस आ रही है उनका एंटीवायरस होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया गया, तो मजबूत पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करिए, ठीक है। सो ये क्या होता है, मजबूत पासवर्ड। पासवर्ड मतलब आप लोग ऐसा बनाओ जो कोई क्रैक ना कर सके, ठीक है। जैसे जिसका नाम जो भी है, बहुत से लोग सिंपल सा एक ऐसे ही बना देते हैं, जो जिसका नाम है वो यहाँ पे ऐसे लिख करके ऐसे लिख देगा, ये पासवर्ड बना देगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड वो चीज़ें बनाओ जो आपके, मतलब कि आप भी ना समझ पाओ कि आपने क्या लिखा है, आपको भी वो याद ना हो, आपको लिख के रखना पड़े। ऐसी जगह रखो जो किसी के पहुंच के बाहर हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि अभी देखो सभी जगह पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया है। इसमें आप तभी लॉगिन कर पाओगे जब आप ओटीपी वहाँ पे लिखोगे, ओटीपी आएगा। या फिर आपने देखा होगा, आप लोग ईमेल जब लॉगिन करते हो किसी अदर सिस्टम में अपना, तो आपके पुराने वाले डिवाइस में आपको एक नंबर रिसीव होता है, जैसे 28 रिसीव होगा। और वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, क्लिक करके ये 28 पे, जो है पुराने वाले डिवाइस में 28 पे क्लिक करना रहेगा, तभी आप जो है नेक्स्ट वाले नए वाले डिवाइस में लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट और एप्लीकेशन का ही उपयोग करिए। जो ऑफिशियल चीज़ें हैं आप उनका यूज़ करो, ठीक है। जो इनवैलिड चीज़ें हैं उनका आप यूज़ मत करो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि कोई भी ऐसे इनवैलिड जो है एक्टिविटी ना करिए जिसकी वजह से साइबर क्राइम के अंतर्गत आप लोग आ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पॉइंट और टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पे हमारा एआई वाला जो चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि एआई का जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है। तो इससे थ्योरी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर इस चैप्टर से बन सकते हैं। ये न्यू ऐड हुआ है आपका प्रीवियस ईयर, तो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ पे बनने के। तो इसमें हम लोगों को देखना है जो हमारा एआई होता है वो क्या होता है, एआई कितने टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद एआई जो है कितने टाइप्स का होता है, एआई की कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एआई का यूज़ क्या है, किस फील्ड में एआई का यूज़ किया जा रहा है, एआई की क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या लॉस हैं। प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सबको कवर करने के बाद हम लोग अगले जो टॉपिक हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो जो एआई है वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो, एआई को हम लोग फुल फॉर्म जो है वो इंग्लिश में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें जो है वो इंसानों की तरह सोचते हैं, सीखते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। जो भी हम लोग उसको बोलेंगे वो काम करेगा वो। इसका यूज़ विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण, चैटबॉट, सभी जगह किया जा रहा है ऑटोमेशन में, ठीक है। तो एआई क्या होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये ऐसी चीज़ होती है जो जिसके अंदर हमारे जैसा, जैसे हम लोग इंसान है तो हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है। तो जो एआई होता है वो भी क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। जैसे आप रोबोट देख रहे हो, रोबोट में क्या होता है, एक तरीके का एआई होता है, ठीक है। आप जैसे आपने वो सुना होगा एलेक्सा, एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा, एलेक्सा को आप बोलोगे, जो भी आप बोलोगे वो उसका जवाब देगा, ठीक है। उसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता होती है, ये सब चीज़ें होता है। तो ये होता है हमारा एआई, ठीक है। एआई के कितने प्रकार होते हैं, एआई जो होता है पहला हमारा नैरो एआई होता है। यह विशिष्ट कार्य को करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा वर्चुअल असिस्टेंट हो गया सीरी, एलेक्सा, चैटबॉट, गूगल सर्च एल्गोरिदम। ये हमारा क्या है, ये नैरो एआई है, जो केवल एक जो है स्पेशल पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा एआई है जनरल एआई, और ये इंसानों की तरह सोचने और विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता रखता है। अभी तक इस स्तर की एआई पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, ठीक है। इन प्रोग्रेस है ये, बहुत जल्द आ जाएगा। तीसरा है सुपर एआई, यह इंसानों से भी अधिक बुद्धिमान होगी और आत्मनिर्णय जो है लेने की क्षमता इसके अंदर होगी। यह सैद्धांतिक अवधारणा है जिसमें अभी तक विकसित नहीं किया गया है,
ठीक है। बट सभी के द्वारा इन सब चीज़ों पे विकास करने का कार्य किया जा रहा है, किसी भी समय वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, ठीक है, नई नई चीज़ों को लाने का। एआई के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? पहला हो गया हमारा मशीन लर्निंग, दूसरा हो गया डीप लर्निंग, तीसरा है प्रोसेसिंग, और उसके बाद कंप्यूटर विजन, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? एआई को डेटा से सीखने की जो क्षमता होती है वही मशीन लर्निंग होती है। डीप लर्निंग क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके जटिल डेटा पैटर्न को समझने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया एआई के प्रमुख कंपोनेंट्स। एआई का जो यूज़ है किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो एआई का जो क्षेत्र है पहला है हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य में। तो बीमारियों का पता लगाने के लिए हम लोग दवा अनुसंधान में एआई का यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेशन में फैक्ट्री और उद्योगों में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंस में धोखाधड़ी का पता लगाने, शेयर बाजार का विश्लेषण करने में एआई का यूज़ किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनल लर्निंग होता है उसमें किया जा रहा है। डिजिटल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, इन सब में एआई का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो एआई के कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं, कौन कौन से लाभ हैं? तो एआई जो है वो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो कार्य की गति को और सटीकता को जो है इंक्रीज करता है। समय और लागत दोनों की बचत करता है। खतरनाक कार्यों के लिए रोबोट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लॉस की बात करें एआई की, तो नौकरियों की जो संभावना है उसको कम कर दे रहा है। नैतिक और गोपनीय से जुड़े मुद्दे जो हैं उत्पन्न हो सकते हैं। और जो अत्यधिक निर्भरता से इंसानी बुद्धि का उपयोग कम हो सकता है, ठीक है। तो अगर एआई के ऊपर ज़्यादा जो है डिपेंड हो जाएंगे तो हम लोग अपना जो माइंड है उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डिपेंड हो जाएंगे ऑन एआई, ठीक है। तो ये इसका लॉस है, ये इसकी हानि है। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका लूप का। तो लूप क्या होता है? लूप प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट है जो किसी प्रक्रिया को बार बार एग्जीक्यूट करने में या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हमें एक ही कोड को कई बार चलाना है तो हम लोग लूप का यूज़ करते हैं, जिससे कोड छोटा होता है और हमारा टाइम बचता है, प्रभावी बनता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लूप का कॉन्सेप्ट। लूप का मतलब क्या होता है? जब मान लो हमको कहीं पे ऐसा प्रोग्राम करना हो जहाँ पे हमको उस कोड को बार बार चलाना है, ठीक है, बार बार उस कोड को हमको रन करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग लूप का यूज़ करेंगे, लूप बनाएंगे, लूप के अंदर उस कोड को जो है रख देंगे। वो जो कोड है वो बार बार रन होता रहेगा जब तक हम उसको रोकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें सी भाषा में लूप के टाइप्स की, तो लूप जो है 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप जब हमें यह पता हो कि कितनी बार हमको लूप चलाना है तब हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। दूसरा है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप यूज़ तब करते हैं जब हमें यह ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन हमको कंडीशन पता हो, शर्त के अनुसार इसे चलाना हो, ठीक है। तीसरा है हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का हम कैसे यूज़ करते हैं? जब हमें कम से कम एक बार लूप को चलाना हो, चाहे कंडीशन सही हो या फिर कंडीशन रॉन्ग हो, ठीक है, तब हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो देखो लूप का जो ये फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, उसको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये तो थोड़ा बहुत डिटेल हो गया। तो पहला है हमारा फॉर लूप। सो फॉर लूप क्या होता है एक्चुअल में? फॉर लूप कैसे काम करता है? जब हमें यह पता हो कि कोई जो स्टेटमेंट है उसको कितना बार जो है रिपीट करना है, तब हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स देखो, यहाँ पे दिया गया है फॉर। इसका सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा, फॉर रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब प्रारंभिक वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन रहेगा, कंडीशन कंडीशन जो भी शर्त है वो रहेगा। फिर उसके बाद उसका इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है वो यहाँ पे बताता है आपको। फिर उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, इसके बीच में हमारा जो भी कोड रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट। दूसरा है हमारा यहाँ पे वाइल लूप। तो वाइल लूप का हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमें यह नहीं पता होता है कि लूप को कितनी बार चलाना है, लेकिन हमको कंडीशन वहाँ पे दिया गया रहता है, तब हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम वाइल लिखेंगे, सिंटेक्स मतलब प्रोग्राम इसका क्या है, इसका कोड क्या है। उसके बाद हम लोगों को जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और ये हमको जो भी हमको कोड लिखना है, जो भी हमको लूपिंग करना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा डू वाइल लूप। तो जब हमें यह सुनिश्चित करना हो कि लूप कम से कम एक बार तो हमको चलाना ही है, तो हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स ये है, सबसे पहले आप डू लिखो, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाइल के अंदर जो भी हमको कंडीशन देना रहेगा वो हम कंडीशन दे देंगे। तो इसका ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा डू वाइल लूप का। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो लूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं लूप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, जब हमको लूप को तुरंत एंड करना हो तब हम लोग क्या करते हैं, जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब हम लोग जो भी लूप चल रहा है उसको छोड़कर अगले वाले लूप पे हमको जाना हो, जंप करना हो, तब हम लोग कंटिन्यू क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट। प्रोग्राम को किसी विशेष स्थान पर ले जाना हो, ठीक है, तब हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है एंड गो टू है, ये सब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, मतलब लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है लूप का उपयोग कहाँ किया जाता है। सो पहला है काउंटिंग में, जैसे 1 से 100 तक का जो नंबर है वो प्रिंट करना है तो हम लोग लूप बना दिया प्रोग्राम। दूसरा है लिस्ट या फिर एरे पर जब हमको वर्क करना है। मेन्यू आधारित प्रोग्राम है, फैक्टोरियल करना हो या फिर फाइनो ब्रांची जो भी सीरीज है उनको निकालना है, डेटा को प्रोसेस करना है, फिर कैलकुलेशन करना है। तो जहाँ पर जटिल कार्य होते हैं वहाँ पे हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। मेनली फोकस इस पे आपका रहना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन जहाँ पे करना है वहाँ पे हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ई गवर्नेंस क्या होता है। इम्पॉर्टेंट भी है और आप सभी को जानना महत्वपूर्ण भी है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा। तो ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर डिजिटल शासन, जिसमें सरकार अपनी सेवाएं, सूचनाएं, प्रशासनिक प्रक्रियाएं सबको सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी और इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाता है। ई गवर्नेंस क्या होता है, अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ई गवर्नेंस क्या होता है, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं नई नई आ रही हैं, लॉन्च हो रही है, उसको सभी ग्रामीण तक, सभी लोगों तक, सभी के पास शेयर करना, सभी के पास पहुंचाना, सभी को उनके बारे में जानकारी देना ही ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस को क्यों लाया गया है, तो पहला सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना, मतलब जो जो योजनाएं आ रही हैं उनके बारे में आपको पता चले जिससे आप उनका लाभ उठा पाओ। दूसरा, नागरिक, व्यवसाय और सरकारी संस्थाओं के बीच में डिजिटल माध्यम से संचारित जो है स्थापित करना, संचार स्थापित करना। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी नई नई योजनाएं आ रही हैं, आप उनको ऑनलाइन देख लो, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। ई गवर्नेंस की अगर टाइप्स की बात करें तो पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, सरकार से नागरिकों को सेवाएं। डिजिलॉ जो जैसे कि आपका डिजी लॉकर है, उमंग एप्लीकेशन है। डिजी लॉकर क्या है, ये हमारा डिजी लॉकर जो है उस पर हम लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा अवेलेबल रहता है। दूसरा है हमारा जो ई गवर्नेंस का टाइप वो है गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार जगत को सेवाएं, जैसे जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पे सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तीसरा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब विभिन्न सरकारी विभाग के बीच जो सेवाएं होती हैं, जैसे सीपी ग्राम्स। उसके बाद गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जो सेवाएं हैं, जैसे ई सैलरी, ई पेंशन, ये सब क्या है, ये सब ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। ई गवर्नेंस के लाभ कौन कौन से हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, भ्रष्टाचार कम होगा, नागरिकों को सही जानकारी मिलती रहेगी, जो भी योजनाएं नई नई आ रही है सबके बारे में पता चलता रहेगा, समय और लागत की बचत, ऑनलाइन सेवाएं तेजी हो जाने से सरकारी प्रक्रियाएं जो है वो आसान हो जाती हैं। आपके बगल में सीएससी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाकर के आप जो भी ऑनलाइन सेवाएं, जैसे कि अभी फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सरकार की, जैसे कि किसान को जो भी उनके खेत के लिए पैसे मिलते हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो भी एप्लीकेशन है, जो भी ऑनलाइन करना है, आप जाकर के नियर बाई सीएससी में अपने जो भी सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है आपके, वहाँ जन सेवा केंद्र है, वहाँ से जाकर के आप करवा सकते हो जो भी आपको सरकार की सेवाएं, ठीक है। जैसे राशन कार्ड से अगर उनको बनवाना चाहते हैं आप वो बनवा सकते हो। तो ये सब क्या है, ई गवर्नेंस के ही ये सब एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, नागरिक सरकार से जुड़ सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो है नंबर्स हैं जिन पे आप लोग कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लोगों में डिजिटल जो टेक्निक है उसका उपयोग करने का जो पूरा का पूरा एफिशिएंसी है वो बढ़ता जा रहा है। ई गवर्नेंस की जो चुनौतियां हैं वो क्या है, डिजिटल डिवाइस, तो देखो ये तो मेन है, सभी के पास इंटरनेट होना चाहिए, डिजिटल डिवाइस होना चाहिए, तभी ई गवर्नेंस जो है सभी के पास पहुंच पाएगा। साइबर सुरक्षा, सरकारी डेटा पर साइबर हमलों का खतरा, तो देखो सबका डेटा सरकार के पास है और अगर साइबर हमला हुआ तो वो डेटा चोरी हो जाएगा, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो ये एक क्या है, यह एक चुनौती है। सरकार को क्या है, साइबर हमले से बचने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो भी हमारे एंटीवायरस हैं और भी जो भी प्रोटेक्शन है वो वहाँ पे लगा के रखना होगा। तीसरा यहाँ पे है तकनीकी जागरूकता, कुछ नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना नहीं आता है। फोर्थ है यहाँ पे भाषा
बाध्य, ठीक है, भाषाई बाधाएं, सभी सेवाएं क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो आपको इंग्लिश में अवेलेबल, जिसका आपको फॉर्म इंग्लिश में भरना होगा, तो ये सब वहाँ पे आता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट टॉपिक में कि जो ई गवर्नेंस है उसका स्टार्ट कैसे किया गया। सो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्टार्ट किया गया, सभी सेवाओं को, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया। आधार, सभी का अपना अपना अधिकार, जो आधार है वो होना चाहिए। भूलेख ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड आ गया है, सभी का ऑनलाइन अवेलेबल है। उमंग एप्लीकेशन जिसपे विभिन्न सवाल जो आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ई कोर्ट्स, ऑनलाइन न्यायिक प्रक्रियाएं, जीएसटी पोर्टल, वस्तु और सेवा कर, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे रहने वाला है आपका टॉपिक, वो आपका ऑपरेटर से रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, जिसमें मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल होता है, संकेत होता है, जो किसी वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज़ को, जो हमारे अर्थमेटिक होते हैं, बिटवाइज होते हैं, लॉजिकल होते हैं, असाइनमेंट होते हैं और अन्य प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे 2+3, ये क्या है? प्लस क्या है? ऑपरेटर ये, ठीक है। ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये क्या है? ऑपरेंड है, ठीक है। सो ये क्या है? ये हमारा प्लस क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके अंतर्गत आता है। तो यही होता है हमारा ऑपरेटर, वो सिंबल होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या जो है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। और ऑपरेटर की बात की जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे हमारा प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब क्या आते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंतर्गत आते हैं। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमारा इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे जोड़ कर असाइन करता है, घटा के असाइन करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, ये सभी चीज़ें क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर हैं, उनके टाइप्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपके बिटवाइज ऑपरेटर कौन से हैं, उनके बारे में बता दिया है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। तो देखो, अगर आपका यहाँ पे देखो, ये है हमारा 2 टाइम प्लस मतलब इंक्रीमेंट, 2 टाइम माइनस मतलब डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि जैसे देखो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया और ये प्री इंक्रीमेंट हो गया। अगर देखो यहाँ पे डबल प्लस और यहाँ पे ए है और ए की वैल्यू को मान लो मैंने 7 लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले क्या होगा? 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 8 ही प्रिंट होगा, ठीक है। ये है प्री प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद ये जो है क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा, या फिर कह लें कि वो पोस्ट करेगा। बट जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ए प्लस प्लस, इसमें पहले वैल्यू हमारी 7 अगर है ना, शुरू में एक की वैल्यू 7 है तो पहले 7 ही रहेगी, अगले स्टेप में जा करके ये 8 होगी, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है हमारा, ठीक है। सो आई होप आपको सभी टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया है मैंने आज की क्लास में वो समझ में आ गया होगा। बाकी आपके लिए जो भी प्लेलिस्ट सेक्शन है वो अवेलेबल है, वहाँ पे जा करके आप चेक करिएगा। आपके लिए A to Z चैप्टर 1 to चैप्टर 14 तक के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर के ओवरऑल एक सिंगल टू जितने भी टॉपिक थे, टॉपिक वाइज आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वन शॉट क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद सभी प्रकार के जितने भी आपके क्लासेस बन सकते थे कंप्यूटर के, वो सब आपको एक प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके, जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, और इतना तैयार कर लो, इतना इनफ है, इतने में से ही आएगा। बाकी आपसे भी अपनी तैयारी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा ये आपके लिए हेल्पफुल था या फिर नहीं। बाकी मेरा तो पढ़ा करके पूरा गला बैठ गया है अभी, ठीक है। तो आप सभी को जो करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो जैसे मैंने आपकी हेल्प की, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए। अगर उनका भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अगर उनकी भी तैयारी नहीं हुई है, उनको भी डर लग रहा है कि कंप्यूटर में वो फेल हो ना हो जाए, तो उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर से आप शेयर करिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी कोशिश करिएगा मिनिमम अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ
या फिर अपने जो भी वॉइस के, आपकी क्लास के, आपके स्कूल के जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे इस क्लास को फैला देना, लिंक शेयर कर देना, चैनल के बारे में बता देना। ये वाला जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, 100 अप टू 100, अभी 92 यहाँ पे दिख रहा है, बट ये अप टू 100 आपको इसमें क्लासेस मिली हैं। इसको अगर आपने देख लिया, इसमें वन शॉट भी है, सभी उसको भी चेक कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, हमारे एंड से सब कुछ दे दिया गया है आपके लिए, और भी चीज़ें दी ही जा रही हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो कमेंट बॉक्स में जरूर से आपके एक कमेंट हमें चाहिए, जिससे हमने अगर इतना आप सभी के लिए हेल्प किया है, इतने मेहनत किए हैं, तो आप सभी के फीडबैक भी आने महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी आप जब एग्ज़ाम दे करके आओगे तो आपको पेपर में यही सब चीज़ें पूछी हुई दिखेंगी। आपको पेपर मिलेगा ना, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी एक क्लास उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम मान लो बाई चांस आ भी जाता है, तो आप इतना तो लिख दोगे कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको एकदम नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है प्रोग्राम बनाने का, उसके लिए भी मैं बता दूंगा कैसे क्या चीज़ें है, क्या ट्रिक फॉलो करनी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल क्लासेस। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आप सभी को हेल्प मिला होगा, एंड आप सभी के अच्छे नंबर मिल जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। मेरा आप सभी से जस्ट वन रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट, एक फीडबैक हमारी